न्यूक्लियर पावर एक विनाशकालीन शक्ति है जो पूरे विश्व को नष्ट करने की क्षमता रखती है और हमें यह जानना जरूरी है कि न्यूक्लियर पावर ग्रीन एनर्जी को भी निर्माण करता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद कुछ ही सालों में दौलत सिंह कोठारी, मेघनंद शाह, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और RS कृष्णन जैसे विजनरीज की मदद से साल 1969 में ही देश का पहला कमर्शियल एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र के तारापुर में एस्टैब्लिश कर लिया गया। ऊपर से उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 2 न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज थे, उसमें थे एक USSR और जो आज का रशिया है और दूसरा था US। आज रशिया हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो इसलिए भारत में अच्छे फेस के साथ न्यूक्लियर पावर एस्टैब्लिश करने का प्रयास हुए। लेकिन इतने सारे एडवांटेजेस के बावजूद आज भारत दुनिया के न्यूक्लियर पावर जनरेशन में 13th स्थान रखता है, जहां वे ग्लोबल न्यूक्लियर पावर जनरेशन में सिर्फ 1.6% का हिस्सा रखती है। तो आखिर किन कारणों की वजह से भारत इस न्यूक्लियर पावर रेस में पीछे छूट रहा है, आज हम यही जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उसके वजह से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए। पहला जो कारण है देश के अंदर न्यूक्लियर पावर का प्रोग्रेस न होने के पीछे, वो है लिमिटेड एक्सेस टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। भारत कभी भी इंडिपेंडेंटली कोई न्यूक्लियर प्लांट बना ही नहीं पाई है, उसे हमेशा किसी न किसी फॉरेन पावर पे डिपेंड होकर हमें बनाना पड़ता है। साल 1970 में एनफोर्स हुए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बाद से इंडिया को लार्जली बिना किसी फॉरेन फ्यूल और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि इंडिया इस ट्रीटी से एक्सक्लूडेड थी, जिसके कारण इंडिया कभी भी कोई एडवांस न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बना सका। इंडिया को सन 1964 में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर डिजाइन अडॉप्ट करना पड़ा, जिसमें बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के मुकाबले में कम नेचुरल यूरेनियम रिक्वायर होता है। यहाँ हेवी प्रेशर वेसल के बदले प्रेशर ट्यूब्स को यूज किया जाता है, जो देश के इंजीनियरिंग कैपेसिटी के अनुकूल था। ये टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस के साथ इंडिया में यूरेनियम की भी कमी थी, जो कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसलिए इंडिया को फ्यूल की कमी निपटाने के लिए देश में पड़े हुए थोरियम रिजर्व्स की मदद लेनी पड़ी और एक यूनिक न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल बनानी पड़ी, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया को उस समय पर फॉरेन असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ी। और उसके साथ आज देश में 8 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है और 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, जिनकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 7380 मेगावाट की है और कुल पावर जनरेशन का 3.11% आता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, कम टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस के कारण इंडिया कभी भी कोई एडवांस न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बना पाई और सिर्फ जुगाड़ से अपना काम करती रही। वही चाइना, जिसने लगभग इंडिया के साथ में अपनी न्यूक्लियर पावर का सफर शुरू किया था, वो आज टॉप 4 देशों में आते हैं जिन्होंने इंडिजिनियस जनरेशन 3 न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया है, जो इंडिया में अब तक नहीं। नेक्स्ट रीजन है जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। अब इंडिया के न्यूक्लियर पावर जनरेशन में वर्ल्ड लीडर्स का साथ ना होना एक मेजर कारण है। टेक्निकल कमी की वजह से मेजर प्रॉब्लम थी और देश के अंदर आज जो BHEL, L&T और गैमॉन इंडिया जैसी इंजीनियरिंग कंपनीज है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने का काम तो कर रहे हैं, पर यह टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ जियोपॉलिटिक्स भी है, जो एक मेजर इशू क्रिएट करता है। इंडिया जैसे देश को न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप करने के लिए बहुत स्मार्ट डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि साल 1974 में जब इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा नाम का अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, तब कनाडा और USA जैसी वेस्टर्न कंट्रीज ने साइन किए गए एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट न करते हुए इंडिया को एनरिच्ड यूरेनियम सप्लाई करने से जो मना कर दिया था, उसका वो उल्लंघन था, जिसके कारण हमें तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन को न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करने के लिए फ्रांस, चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज पर हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज अब फ्यूल नहीं देने वाली थी। और इसीलिए ये फ्यूल आता रहे, पार्ट्स भी आते रहे, इसके लिए गवर्नमेंट को जियोपॉलिटिक्स संभालना पड़ता है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जहां 20 नवंबर 1988 को एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट IGA भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तब के सोवियत स्टेट हेड मिखाइल गोर्बाचोव के बीच में साइन किया गया था, ये सही से हो नहीं पाया। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के कारण ये प्रोजेक्ट दशक तक अटक गया। US जैसे देश बहुत लंबे समय तक हमारा विरोध करते रहे और प्रॉब्लम ये है कि हमें वेस्ट और ईस्ट दोनों पावर्स को ध्यान में रखते हुए डिप्लोमेसी खेलनी पड़ती है कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते समय, जो कि इंडिया के प्लान्स को लेट करा देता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी चैलेंजेस। भारत में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCL और भारतीय नबाकीय विद्युत निगम, ये 2 अकेली न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग कंपनीज है, जो देश के अंदर दोनों ही PSU सरकारी कंपनीज है। और अब जानते हो कि किस तरीके से सरकारी कंपनीज को टाइम लगता है रेगुलेटरी चैलेंजेस को फेस करने के लिए। वैसे न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए बनाए गए कई कठोर रूल्स और रेगुलेशंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूक्लियर पावर प्लांट करना इजी नहीं होता है और सेफ्टी यहाँ पे ऑब्वियसली जरूरी होती है। प्लांट को मेंटेन करना, उसको डीकमीशन करना, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है बनाते समय ही। और इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशन, द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 जैसे रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है, और ये पालन करना मुश्किल है, रेगुलेटरी ऑब्स्टिकल्स है। 14 रीजन है पब्लिक ऑपोजिशन। अक्टूबर 2010 में इंडिया में एक योजना बनाई गई थी, जिसमें उनका लक्ष्य था कि 2032 तक
लगभग 63 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर प्लांट कैपेसिटी हम पहुंचाएंगे। लेकिन साल 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद भारत के विभिन्न प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट साइट्स पर एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट प्रदर्शित हुए। महाराष्ट्र के जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु के कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ पब्लिक ने एनवायरमेंटलिस्ट के साथ में मिलकर बड़े पैमाने पर इन प्रोजेक्ट्स का विरोध किया। वेस्ट बंगाल सरकार ने तो हारीपुर के पास में एक प्रपोज्ड लार्ज न्यूक्लियर पावर प्लांट को परमिशन देने से ही मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी दर्ज करा लिया। इतने सारे लोकल प्रोटेस्ट और एजिटेशंस के बाद में न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाने में दिक्कत आती थी और आज भारत के अंदर कई प्रोजेक्ट इसलिए लटके हैं। नेक्स्ट रीजन जो है वो थोड़ा अलग है, जो कि है अबंडेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। न्यूक्लियर पावर भारत में कोल, गैस, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर के बाद 5वां लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ पे सिर्फ कोल थर्मल पावर प्लांट से देश का 75% पावर जनरेट करते हैं। और कहीं ना कहीं पर अगर इंस्टेंटली इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी बढ़ानी है तो जरूरत हमें पड़ती ही है इस तरीके के इंस्टेंटलियस वेल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स की, जो कि कोल या विंड या दूसरे मेथड्स में निकल जाती है, जिनको ये सारे इश्यूज जो मैंने कहे वो फेस नहीं करने पड़ते। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।